हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्या हट। हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री क्लास 8 के लिए। ठीक है, चलिए आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, इस चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर पर जो फोकस किया गया है वो डेट्स पर फोकस किया गया है ना। तो जो पहला हमारा इंट्रोडक्टिव जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि जो डेट्स हैं वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे न्यू जनरेशन के लिए या हमारी ओल्ड जनरेशन के लिए। डेट्स जो हैं वो क्यों याद रखनी इतनी जरूरी है, और जो हमारे पुराने इतिहासकार वगैरह हैं उन्होंने डेट पर इतना फोकस क्यों किया है ना। तो डेट्स को लेकर एक जो मेंटेलिटी लोगों के अंदर है, उनकी जो सोच है, वो उसको आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, is about finding out how things were in the past and how things have changed। यानी पास्ट में चीजें कैसी थी और अब चीजें कैसी होंगी, ये चीज के लिए हम लोग कंपैरिजन करने के लिए डेट्स को भी मेंशन करते हैं, है ना। as soon as we compare the past with the present, जब कभी भी हम पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, वी रेफर टू टाइम, हम किस तरफ जाते हैं, हम टाइम की तरफ जाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं ये बोलूं कि आज से 2 साल पहले मैं कहीं और टीच करती थी, है ना। टीचिंग के लिए अगर मैं अपने ही पास्ट को आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो आज से 2 साल पहले मैं कहीं और पढ़ाती थी, अभी 2 साल बाद मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। तो मैंने टाइमिंग को क्या किया, यहाँ पे टाइमिंग को एक नजरिए से देखा और मैंने अपने पास्ट को एक्सप्लेन किया। वही सेम चीज है कि जब हम लोग पास्ट और प्रेजेंट में कंपेयर करते हैं तो हम लोग टाइम को एक मुद्दा बनाते हैं, टाइम को एक पॉइंट बनाते हैं। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, है ना। वी रेफर टू टाइम, जब कभी भी हम टाइम को रेफर करते, सॉरी, जब कभी भी हम बिफोर और आफ्टर को बोलते हैं, ये बात करते हैं कि पहले ऐसा था और अब ऐसा है, तो फिर हम रेफर करते हैं टाइम को। हम टाइम भी साथ में बताएंगे, ठीक है। इसीलिए जो टाइम है यानी व्हेन का है, कब वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर क्या है, वेरीफाई होता है। यानी हमें कब चीज क्या करनी है ये टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। व्हाट इज कॉलोनियल, देखिए, सबको पता है कि इंडिया जो थे, इंडिया 47 में फ्रीडम मिली हमें इंडिया को, यानी हम लोगों को, भारतीयों को 47 में 1947 में फ्रीडम मिली, सबको पता है ये बात, है ना, छोटी सी बात है। लेकिन 1947 से पहले का जो पीरियड था, है ना, जब अंग्रेज हम पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो उस टाइमिंग की अगर हम बात करें तो जो इंडिया था वो एक कॉलोनी था अंग्रेजों की, यानी ब्रिटिश कॉलोनी। यानी अगर हम ये बोले कि जब हमारा इंडिया फ्री नहीं हुआ था, फ्रीडम नहीं मिली थी, तो एक इंडिया की जो एक आइडेंटिटी थी वो क्या थी, तो एज ए आइडेंटिटी हम बात करेंगे तो इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश कंट्री। ठीक है, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, सॉरी वॉज, इंडिया वॉज कहेंगे, ठीक है, थी, अब नहीं है ना। तो व्हाट इज कॉलोनियल, उन्होंने कहा तो colonialism is the practice of a country establishing settlement and exerting political and economic control over a foreign territory and its people. It was a significant aspect of European expansion from the 15th to 20th century। यानी 1500 वाला जो हमारा टाइमिंग है ना, 1500, यहाँ देख लीजिए 1500 वाली जो हमारी टाइमिंग है, और फिर उसके बाद हमें आजादी जब मिली है 1947 में, इसके जो बीच वाली जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में हम लोग इंडिया जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उसके रूप में रह रहे थे। जो हमारी आइडेंटिटी थी वो एक ब्रिटिश कॉलोनी की थी, ठीक है। इंडिया जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी था, तो ये बोला है उन्होंने, ठीक है। आगे देखिए,
leading to the establishment of colonies in various parts of the world. These colonies played a crucial role in economic and geopolitical strategies of the colonizing power. कह रहे हैं एक तरह से जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, डेफिनेटली जो हम पर रूल कर रहा है उसी के हाथ में होगी, कॉमन सी बात है। और रूल कर रहा है इसका मतलब वो पॉलिटिकल भी हम पर रूल कर रहा है, यानी कि अगर हम जैसे आज की डेट में जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, पॉलिटिकल ही तो राजनीति ही तो हो रही है, राजनीति जब लोग करते हैं तभी सरकार बनाते हैं, है ना। तो वही सेम चीज अगर उस एस्पेक्ट में देखें, उस टाइमिंग की अगर हम बात करें, तो हमारे जो एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी ब्रिटिशर्स थे, और हमारा जो इकोनॉमी जिसके हाथ में थी वो भी जो हम पर रूल कर रहे थे उन्हीं के हाथ में थी, तो वो भी ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थी। तो दोनों चीजों पर उस टाइम पे कमांड किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो जितनी भी हमारी कंट्री के लिए जो पावर्स, जिस कंट्री को एक अच्छा बेहतर कंट्री बनाने के लिए कुछ पावर्स की जरूरत होती है, और उस टाइम पे जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। ठीक है, चलिए देखिए, इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आई थिंक वो सबको सबकी नजर में आना चाहिए, वो है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड। किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास उस चीज का रिकॉर्ड है तो आज से 10 साल बाद भी या 15 साल बाद भी या 20 साल बाद भी हम उस चीज को यूज कर सकते हैं एज अ नॉलेज। ठीक है, जैसे किसी को, जैसे गीता और हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं, है ना, कि गीता और रामायण की बात कर लेते हैं, लोग आज भी पढ़ते हैं ना, है ना। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये स्टोरी हुई थी, जिस टाइम पे ये चीजें हुई थी, जब जिस टाइम पे ये युग चल रहा था, उस टाइम पे अगर इनको कहीं नोट ना किया गया होता तो क्या आज हम ये दोबारा पढ़ सकते थे? क्या हम उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार सकते थे? तो वैसे ही चीजों का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैं अध्यात्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर रही हूँ। जैसे कि कोई बहुत पुराना आर्कियोलॉजिकल लॉजिकी ऑफिस ऑफिसेस वगैरह हैं, या कोई ऐसी जगह है, जैसे कोई म्यूजियम है, ऐसे मान लो कोई म्यूजियम है, तो म्यूजियम में इतनी पुरानी पुरानी टाइम की जो चीजें होती हैं वो जब हम देखते हैं तो हमें कुछ आइडिया मिलता है कि हाँ, पुराने टाइम में ऐसा होता था क्या। तो कुछ आइडिया लेकर हम आज भी उस चीज का इन्वेंशन कर सकते हैं, हम आज भी कुछ ऐसी दूसरी चीज उससे रिलेटेड, है ना, बना सकते हैं। तो चीजों को सेफ रखना बहुत जरूरी है, उनका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। One important source is the official record of the British administration. The British believed that the act of writing was important. तो ब्रिटिश जो थे, हमारे जो अंग्रेज थे, जब हम पर रूल कर रहे थे, तो उनकी ऐसी सोच थी, उनका जो थॉट प्रोसेस था वो ये कहता था कि जो कोई भी चीज है उसको लिखना चाहिए, है ना, लिखना चाहिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, सब कुछ हमें लिखकर अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। किसी भी टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो भी हमें रिटन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक टाइम बाद हो सकता है हमें उस चीज की जरूरत पड़े कि हम एक्चुअली में तलाश क्या रहे थे, है ना। आगे देखिए, वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। अगर ये सारी चीजें अगर एक बार हो जाती हैं तो जो चीजें हैं हमारे सामने, जो डिबेट्स हैं, वो क्या होंगी? प्रॉपरली सामने आएंगी, यानी कि हम उन चीजों का इस्तेमाल प्रॉपरली कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है 10 महीने बाद मुझे वो टॉपिक जानना हो, या मुझे उस मुद्दे पर किसी और को अपनी राय देनी हो, तो मैं तुरंत उस चीजों को निकालूंगी और एक बार स्टडी करूंगी, या देन उसको मैं अपने जो थॉट प्रोसेस है वो आगे फॉरवर्ड करूंगी कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यहाँ पे, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, and that is by those who specialized in the art। जो आर्ट में, है ना, जो बहुत अच्छा जिनकी लिखावट होती थी, कैलीग्राफी किसको बोलते हैं? कैलीग्राफी एक सुंदर सी लिखावट को बोलते हैं।
और जो कैलीग्राफिस्ट होते थे यानी वो सुंदर लिखावट को लिखने वाले, तो कुछ कैलीग्राफिस्ट आते थे, मतलब इन लोगों ने हायर किए होते, ब्रिटिशर्स के टाइम की बात हो रही है ना, तो ब्रिटिशर्स के यहाँ कुछ ऐसे लोग तो जो थे कैलीग्राफी में मास्टर होते थे, कैलीग्राफिस्ट होते थे, वो क्या करते थे उन सारी चीजों को उनसे ब्यूटीफुल राइटिंग, कैसी राइटिंग में, ब्यूटीफुल बहुत अच्छी राइटिंग में उनको कॉपी करवा लेते थे उन चीजों को और एक डॉक्यूमेंट बनाकर अपने पास में रख लेते थे। बाय द मिडिल ऑफ द 19th century with the spread of printing मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड, जब प्रिंटिंग का टाइम आया, जब प्रिंटिंग का समय आया, तो क्या हुआ कि उन्हीं जो कैलीग्राफीज थी, जो मतलब एक तरह सुंदर लिखावट में कुछ कॉपीज रखी हुई थी, उनकी बहुत सारी कॉपियां बनने लगी। क्यों? क्योंकि देखो, एक दो कॉपी या 10 कॉपी 15 कॉपी तो हाथ से लिखी जा सकती है, उसमें चलो 50 मान के चल लेते हैं, 50 कॉपी तो हम हाथ से लिख सकते हैं, कुछ हमारे पास लोग हैं जो उनको लिख सकते हैं, लेकिन इतनी सारी मात्रा में नहीं लिख सकते जो एक दुनिया के हर एक इंसान तक पहुंच जाए। जैसे आज की डेट में कोई बुक छापी जाती है, कुछ अच्छे राइटर हैं, जैसे कोई भी नोबल राइटर ले लेते हैं, चेतन भगत ले लेते हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास वगैरह आते हैं, है ना, तो जैसे अगर उनके उपन्यासों को अगर कोई 2 4 10 बंदे पढ़ने वाले हो या 100 बंदे पढ़ने वाले हो, तब तो वो ठीक है हाथ से लिखकर भेज देंगे, है ना, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इंडिया का हर व्यक्ति उनके उपन्यास या इंडिया से बाहर भी पढ़े, तो फिर उसके लिए उनको सिर्फ हाथ से लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए उनको प्रिंटिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी बहुत सारी कॉपियां बनाने के लिए हमें प्रिंटिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। एज द प्रोसीडिंग ऑफ द ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और उन रिकॉर्ड्स को, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम एवरी डिपार्टमेंट तक, हर एक डिपार्टमेंट तक उस रिकॉर्ड को पहुंचा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ज्यादा होंगे तो हम उसे ज्यादा जगह सेफ रख पाएंगे, ठीक है, इस वजह से। आगे देखिए, व्हेन द न्यू, अच्छा बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट, यानी जब न्यू दिल्ली बना, स्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरा का पूरा एक सिटी की बात कर रहे हैं, कभी ना कभी तो उसका निर्माण हुआ होगा, है ना, पहली बार उसको बोला गया होगा, मतलब न्यू दिल्ली की आज से ये वाली जगह न्यू दिल्ली है, ठीक है, तो न्यू दिल्ली वाज बिल्ट, द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्काइव्स वर both located close to the Viceroy Palace. This location reflect the importance these institution had in British imagination. देखिए, जब न्यू दिल्ली का जो जगह बनी थी कि आज से ये वाली चीज जो जगह है वो न्यू दिल्ली है, तो वो कह रहे हैं उस टाइम पे जो हमारे जितने भी नेशनल म्यूजियम और आर्काइव्स होते थे, वो एक ये ध्यान में रखकर बनाए गए कि भाई वॉयसराय जहाँ रहता है, यानी वॉयसराय जैसे आज की डेट में प्रेसिडेंट हाउस है ना, राष्ट्रपति भवन सबको पता है ना, तो जो राष्ट्रपति भवन है आज की डेट में, उस टाइम पे जब हम लोग भाई आजाद नहीं हुए थे, 1946 से पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि 47 में फ्रीडम मिली, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो वायसरॉय का एक बिल्डिंग जो थी, वायसरॉय जो बिल्डिंग थी, उसके जस्ट बगल में या पास में ही, मतलब इतना भी नहीं कि बिल्कुल साइड में ही बनाया गया हो, तो जहां जगह मिली होगी उस तरीके से अच्छे से म्यूजियम को बनाया गया। तो वो ये बताना चाहते हैं कि इस चीज को देखकर कि वो बिल्कुल उनके पास बनाई गई, इस चीज को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे इन सब चीजों का कितना वैल्यू या कितना महत्व हुआ करता था, ठीक है। देखिए लास्ट लाइन देखिए कि दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस दीज इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन, यानी कि हर वक्त उनकी सोच में रहती थी ये सब चीजें कि आगे चल के जो लोग होंगे वो इसको जब देखेंगे तो किस तरीके से उनको ये चीज अच्छी लगेगी कि हाँ, हमारी जो पुरानी चीजें हैं वो लोगों के इंटरेक्शन में आ रही है, क्योंकि म्यूजियम में बंदा क्या करने जाता है, म्यूजियम में बंदा भाई पुरानी चीजों को तो देखने जाता है और फिर उनसे इंटरेक्ट होके क्या करता है कि अच्छा इमेजिनेशन अपना लाता है कि भाई हाँ ये चीज उस टाइम पे इतनी अच्छी रही होगी, है ना, और मतलब उनकी वैल्यूज को याद करते हैं कि हाँ वो उसकी वैल्यूज करते थे, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, अभी देखिए डेट को ही लेकर हमने म्यूजियम की बात की, डेट को ही लेकर हमने वो सारी चीजें बात की, रिकॉर्ड्स की बात की। देखिए अगर रिकॉर्ड कोई रखेगा तो उसकी डेट्स भी तो रखेगा, है ना, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो जैसे हमने वॉयसराय का ही एग्जाम्पल पढ़ा, तो जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो वॉयसराय और जो गवर्नर जनरल हैं उनके टाइम पीरियड भी पढ़ोगे, है ना, कि इस वाले टाइम पीरियड से इस वाले टाइम पीरियड तक ये वाला जो वॉयसराय था वो था, और इस वाले टाइम पीरियड से लेके इस वाले टाइम पीरियड तक एक गवर्नर जनरल आया, तो वो टाइम पीरियड के साथ उस गवर्नर जनरल का आप क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में कैरेक्टराइज्ड होगी चीजें। तो सेम चीज उन्होंने कहा यहाँ पे कि अगर हम डेट्स की बात करते हैं और
जैसे चैप्टर है हाउ व्हेन वेयर, तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने एड्स को लेकर दिखाया है, कैसे कि चीजें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में ही है, उसी से मैंने ये इमेज लिया, आपको दिख रही होगी, अगर साफ नहीं दिख रही है तो यहाँ पे देखिए घोड़ा बना हुआ है, पीछे जस्ट इसके एक महल बना हुआ है, और घोड़े पर जो है वो एक राजकुमार बैठे हुए हैं जिनका नाम है आर्थर। ठीक है, राजकुमार का नाम है राजकुमार आर्थर, किंग, सॉरी क्या बोलेंगे, युवराज आर्थर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या है कि ये जो इमेज है वो बताई गई है लिप्टन टी की, एक एड बनाया था लिप्टन टी के नाम से, चाय चाय है ना, तो चाय के नाम से इन्होंने एक एड बनाया उस टाइम पे, और उसका नाम जो चाय का नाम दिया उन्होंने लिप्टन टी, है ना, उसका एड में इनको दिखाया कि घोड़े पे बैठ के ये चाय पी रहे हैं, यानी सिर्फ एड के लिए इमेज तैयार की गई। हो सकता है वो वाली चाय ना भी पीते हो, या हो सकता है भाई पीते भी हो, है ना, लेकिन सिर्फ एक इमेज उनकी बनाई गई कि देखिए राजकुमार जी ब्रिटिश हैं, है ना, ब्रिटिश है, किंग है और राजकुमार हैं एक तरह से, और घोड़े पे बैठे हैं, कितना ज्यादा आलीशान इनके पीछे महल बना हुआ है, और ये जब लिप्टन टी पी रहे हैं तो फिर आम नागरिक और आम जनता को भी पीनी चाहिए, यानी कि एक अभी भी जैसे कुछ एड्स देखते हैं आप, है ना, कुछ एनर्जी ड्रिंक का एड देख लीजिए, तो सचिन तेंदुलकर होता है उसमें एड आया और उसने वो एनर्जी ड्रिंक पी, पहले वो थोड़ा सा लूज खेल रहा था, जब एनर्जी ड्रिंक पी तो उसने एकदम से छक्का ऐसे, है ना, तो एकदम से एनर्जी आ गई, तो लोगों को क्या लगेगा, अच्छा एकदम से ड्रिंक पीने से इतनी एनर्जी आ गई, है ना, तो वो लोग उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे दिखाया यही चीज उन्होंने यहाँ पे दिखाई कि लोग ये सोचें कि शाही लोग जब इस चाय को पीते हैं तो इसका मतलब हमें भी इसका उपभोग करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक चीज को दर्शाया कि भाई देखिए हम ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी करनी चाहिए, एड के लिए। तो इसका लिंक क्यों है इस चीज से, इसका लिंक इसीलिए है ताकि ये रिकॉर्ड था, इस वजह से हमें पता चला ना, एड जो होते हैं वो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो हमेशा हमेशा के लिए, जैसे अभी अभी कोई आप एड देख रहे हो, आप अभी भी देख रहे हो, एक साल बाद भी वही एड देखोगे, क्यों, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, कैसा एड है वो, रिकॉर्डेड है, तो वो एक तरह से रिकॉर्ड रखा गया है कि इसी चीज को बार बार दिखाने के लिए, ताकि लोग इससे ये सीखें कि शाही लोग जब चाय पी रहे हैं ये वाली तो हमें भी पीनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक और रिपोर्ट, अगर हम डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स की ही बात करते हैं तो एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, एनसीईआरटी से ही है ये भी। देखिए रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, है ना, तो एक जो हमारे विद्रोही थे उस टाइम पे, 1946 से पहले की बात है ये सारी, है ना, तो उस टाइम पे जो हमारे विद्रोही थे, कुछ लोग जो थे, जो एक तरह से विद्रोही, क्योंकि देखिए 1857 में जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, तो उन लोगों को, हालांकि वो अच्छे के लिए क्या था, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता उस टाइम पे क्या थी, अंग्रेजों की गुलाम थी, तो वो विद्रोहियों का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, हालांकि वो विद्रोही नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि सही तरीके से हम अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करें ताकि अंग्रेज हमारी कंट्री छोड़कर चले जाएं और हम आजाद हो जाएं, है ना, पर अंग्रेजों ने और लोगों ने मिलकर उन्हें विद्रोहियों का नाम दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जब होम डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो उस टाइम पे अभी भी यहाँ पे क्या है, जिस टाइम पे इंडिया की ही हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे अभी भी ब्रिटिश शासन चल रहा है, तो इसीलिए दूसरे लोगों को उन्होंने विद्रोहियों का नाम दिया, है ना। तो देखिए एक केस है हमारे पास मुंबई का, तो मुंबई में ये होम डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में लिखा हुआ मिला कि अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स, अरेंजमेंट कीजिए आर्मी के लिए, किस लिए, टेक ओवर शिप को टेक ओवर करने के लिए, एंड एस्टेब्लिश रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर, मतलब कि एक जो बंदरगाह है, जो नौसैनिक थे वहां के, जो नौसेना थे, जैसे नेवी में आज लोग होते हैं ना, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजी गई है नौसेना की तरफ से, है ना, मतलब कि नेवी, हमारे डिफेंस की तरफ से, नेवी की तरफ से, तो वो बोल रहे हैं कि जो रॉयल नेवी शिप्स हैं वो आर रिमेनिंग, कुछ बचे हैं आउटसाइड द हार्बर, यानी कि बाहर की तरफ अभी भी कुछ बचे हैं, पूरी तरीके से लोग अभी गए नहीं है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी उनको कि क्या करिए आप, टेक ओवर द शिप, मतलब टेक ओवर करिए शिप को, क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट के लिए उन्होंने ये लिखा, एक तरह से डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है,
आगे देखिए एक और डॉक्यूमेंट हमारा कराची से मिला हम लोगों को। तो उन्होंने कहा कि 301 जो म्यूटिनर्स है, मतलब म्यूटिनर्स का मतलब होता है विद्रोही, अभी हमने बात की, ठीक है। जो 301 जो विद्रोही हैं आर अंडर अरेस्ट, वो क्या हो चुके हैं, अंडर अरेस्ट हो चुके हैं। एंड अ फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड, और जो कुछ जो बचे हैं वो भी एक तरह से लोगों की शंका में है, और वो भी क्या हो सकते हैं, अरेस्ट हो सकते हैं। ऑल एस्टेब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड, जितने भी आप एस्टेब्लिश करें, संस्थानों को बनाएं, वो सब किसके अंडर में करें, सारे के सारे मिलिट्री गार्ड्स के अंडर में है। मतलब जो वहां की जो सेना थी वो सारे के सारे, और जो विद्रोही हैं वो भी सारे के सारे उसके अंडर में है। तो ये एक तरह से रिपोर्ट्स का आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई गई है कि ये रिपोर्ट्स हैं, इनसे ऐसा पता लगा उस टाइम पे, जो कि भेजी गई थी किसको, होम डिपार्टमेंट को, ठीक है। आगे देखिए विशाखापट्टनम से एक रिपोर्ट सामने आई। उन्होंने कहा कि द पोजीशंस कंप्लीटली अंडर कंट्रोल, यानी जो पोजीशन है, जो नौसेना के जो वहां पे विद्रोही और नौसेना की बात हो रही है ना। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पोजीशन है वो कंप्लीटली अंडर कंट्रोल है, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, एंड नो वायलेंस, कोई वायलेंस नहीं है has occurred, military guards have been placed on ship, जो military guards है वो ship पर place हो चुके हैं, and establishment हो चुका है। no further trouble in expect that a few men may refuse to work, वो कह रहे हैं कोई भी रुकावट नहीं आ सकती है अब यहाँ पे, अब हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। बस क्या हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो काम करने से मना कर दे, बस ये इतना हो सकता है, बाकी सिचुएशन जो है वो पूरी अंडर कंट्रोल है। तो इस तरीके से कुछ रिपोर्ट सामने को देखने को मिली, जो कि कहाँ से आई थी, रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट। समझ आया आप लोगों को। तो ये सब वो रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक सेफ हैं, जो देखने को मिली, जिनका हम एक एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इस तरीके से रिकॉर्ड सा, इस वजह से ये चीजें हमें बाद में पता चल पाई। अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो ये चीजें हमें पता चल पाती नहीं, चल पाती, ठीक है। आगे देखिए सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। देखिए सर्वेस क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपको माइनिंग करनी है, माइनिंग, है ना। हमें पता होना चाहिए कि हमें माइनिंग करनी है, हमें हीरे की खान में जाके हीरा निकालना, हमें कोयला चाहिए, हमें बहुत सारे अपने चीजें चाहिए, ताकि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो दुनिया के काम में आ सके, ठीक है। तो हम उसके लिए पहले ये पता करेंगे कि कौन सी जगह पे रिसोर्सेस है, तभी तो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम मैपिंग करेंगे, है ना, मैपिंग करेंगे, और मैपिंग करने के बाद में जब हमें ये पता लग जाएगा कि इस वाली जगह पे ये ज्यादा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, उस वहां पर जाकर उस जगह का सर्वे करेंगे कि कहाँ से हम इस माइन को डक कर सकते हैं, तो सर्वे करेंगे। तो ये सारी चीजें कि कौन सी चीज कहाँ है, भविष्य में कैसी होगी, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, ये हमें सारी चीजें कैसे पता चली, ये हमें सर्वे से पता चली। तो सर्वे बिकम्स इंपॉर्टेंट, जो सर्वे था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वे मीन्स सर्वेक्षण, किसी भी चीज का निरीक्षण, सर्वेक्षण सर्वे कहलाता है, ठीक है। देखिए बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, हम लोग अर्ली मतलब 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग की बात करें 19th सेंचुरी की, तो कह रहे हैं कि डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। क्या था कि जो सर्वे था, डिटेल सर्वे कह रहे हैं वो वर बीइंग कैरिड आउट मैप द इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री में एक मैप के लिए, मैप की तरह से बाहर आया। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे, है ना, वर कंडक्टेड, द एफर्ट्स वाज टू नो द टोपोग्राफी। देखो अब जब रेवेन्यू सर्वे हुआ, है ना, विलेजेस में, तो हमें क्या पता चला, उससे ये कंडक्ट हुआ, उससे हमें ये पता चला, उसके एफर्ट से तो हम ये जान पाए टोपोग्राफी। क्या जान पाए हम, टोपोग्राफी, यानी कि जो हमारी मिट्टी की सतह है वो कैसी है ना। क्यों, कैसे जान पाए कि यहाँ की मिट्टी अच्छी है, यहाँ की मिट्टी गंदी है, वहां की क्वालिटी कैसी है, कैसे जान पाए, जब हमने सर्वे किया। तो पहला पॉइंट हमें टोपोग्राफी, मिट्टी की सतह का पता चला कि यहाँ वाली सतह जो है वो अच्छी है। एंड द सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी कहाँ पर कितनी अच्छी है। जैसे आज की डेट में हम ये पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की मिट्टी बहुत अच्छी है, इसीलिए गेहूं चावल का उत्पादन यहाँ ज्यादा होता है
है ना। राजस्थान की मिट्टी अच्छी नहीं है, इसलिए वहां पे ज्यादा खेती बाड़ी एग्रीकल्चर का अच्छा नहीं है। कैसे पता चला हमने? क्योंकि हमने सर्वे किया। उस सर्वे में हमें टोपोग्राफी पता चला, सॉइल क्वालिटी पता चला, द फ्लोरा एंड द फोना, यानी कि फ्लोरा एंड फोना, एनिमल एंड प्लांट्स की स्पीसीज हमें पता चली कि भाई कौन कौन सी स्पीसीज कहाँ है। तो लोकल स्टोरीज पता चली कि लोकल भाई हिस्ट्रीज कैसी होती है ना। एंड द क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब खेती करने का तरीका कैसा है। जैसे अगर हम हिमाचल की बात करें, है ना, तो हिमाचल पे तो पहाड़ है, सीधी सीधी कहीं जमीन नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो हम लोग पंजाब में सीधी खेती करते हैं, है ना, सतह पर खेती करते हैं, प्लेन्स है। लेकिन हिमाचल में हम लोग कैसी खेती करते हैं? सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, है ना, कि जो सीढ़ियां बना दी गई, फिर उन पर इस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न उनका सीढ़ी नुमा खेती है। तो क्रॉपिंग पैटर्न को हमने डिसाइड किया कैसे? सर्वे करने से, कि यहाँ की जमीन ऐसी है पहाड़ों वाली, तो यहाँ पर जो जिस तरीके की खेती होगी वो सीढ़ी नुमा खेती होगी, और हमारे यहाँ पे जो जैसी जमीन है उस टाइप की खेती होगी प्लेन्स में। ठीक है। एंड ऑल द फैक्ट्स सीन आर नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर टू द रीजन। कह रहे हैं इन सारे फैक्ट से हमें पता चला कि ये जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन द रीजन्स, मतलब जगह जगह क्षेत्रों के हिसाब से अगर हम देखें तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए की जाती है। ठीक है, आगे देखिए। From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years। कह रहे हैं कि जब हमने 19th century के एंड में जाके हमने ये देखा कि जो सेंसस है, सेंसस का मतलब है यहाँ पे जनगणना, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को काउंट करना कि जानवर कितने हैं, इंसान कितने हैं, है ना, कितने आपके घर में काम करने वाले हैं, कितना आपके घर में बैठकर खाने वाले हैं, बेरोजगार हैं, कितने आपके घर में बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने किस किस लोगों ने कितने नौकरी करते हैं, कितने बेरोजगार हैं, किस किस ने कितनी पढ़ाई की है। इन सारी चीजों का सर्वे होता है ना। कभी कभी हो सकता है आपके यहाँ भी लोग आए होंगे और आपने भी, बच्चों ने, सब लोगों ने देखा होगा कि भाई हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपके घर में कितने मेंबर हैं, कौन कौन जॉब करता है, कौन कौन पढ़ रहा है ना, ये कौन कौन कितने साल का है ना, तो कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, सारी चीजों का सर्वे किया जाता है। ठीक है। एवरी, देखिए, सेंसस ऑपरेशन वो हेल्ड एवरी 10 years, हर 10 साल में जनगणना की जाती है, हर 10 साल में, है ना। और ये कब स्टार्ट हुआ हमारा? ये 19th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया था। आगे देखिए, these prepared a detailed record of the number of people in the all provinces of India। सारे प्रोविंसेस में, है ना, प्रोविंसेस का मतलब क्या है बच्चा लोग? प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांत, ये रहा प्रांत, है ना, जितने भी हमारे प्रांत हैं उनकी बात हो रही है, जगह की, जगह जगह क्षेत्रों की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो प्रिपेयर करके हमने डिटेल निकाली, जो रिकॉर्ड्स निकाले, वो क्या क्या हमारे किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के कितने प्रांत हैं, वहां पे कितने लोग रहते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। नथिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, सॉरी नोटिंग, सॉरी नथिंग नहीं है, नोटिंग है। noting information नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। अभी मैंने क्या पूछा, क्या बताया आपको कि ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब है आपका किस तरीके से काम चल रहा है, आप क्या काम करते हैं, वो ऑक्यूपेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके फादर क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट सेक्टर में है या बिजनेस करते हैं या मतलब कुछ और काम करते हैं, तो इट मीन्स कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है। ठीक है, वो पॉइंट है यहाँ पे। तो नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, कास्ट की इंफॉर्मेशन नोट की उन्होंने अपने सर्वे में, देन रिलीजन की इंफॉर्मेशन नोट की, एंड ऑक्यूपेशन की इंफॉर्मेशन को नोट किया। तो रिलीजन का मतलब धर्म जाना कि आप किस धर्म के लोग हैं, आपके जाके घर पे पूछा कि भाई आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है। वैसे ही आपकी कास्ट को पूछा उन्होंने, और वैसे ही आपके ऑक्यूपेशन को पूछा। एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, एजुकेशन। आज की डेट में कभी भी सर्वे होता है तो वो आपके एजुकेशन भी पूछते हैं। आपके घर पे जाएंगे, पूछेंगे भाई आपने बीए कर रखा है, आपने 10th पास हो, आप 12th पास हो, या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी कर रखा है, ये सारी चीजें आपसे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि आज की जो सेंसस है, आज की जो जनगणना है, उसके हिसाब से हम लोग एजुकेशन पर भी फोकस करते हैं। उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ एजुकेशन का, क्योंकि इतना नहीं था, इस वजह से हम लोग क्या काम करते थे, केवल कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन का सर्वे करते थे। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, आगे चले। हाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट और है यहाँ पे, देख लेते हैं। There were
मैनी अदर सर्वेज और अदर, जैसे ये हम लोगों ने कास्ट की रिलीजन की बात की, तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि और भी कई प्रकार के सर्वेज होते थे। ठीक है, उनमें से क्या क्या था, देखिए यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, बॉटनिकल सर्वेज एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज एंड फॉरेस्ट सर्वेज। जैसे कि जंगलों की जानकारी, है ना, जंगलों की जानकारी, फूलों की जानकारी, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे किस तरीके से बनी है, जैसे ताजमहल की अगर बात करें तो कौन से पत्थर का बना हुआ है, ये भी सर्वे किया। और कौन सी बिल्डिंग यहाँ पे ऐसी है जो काफी सारा टाइम पुरानी है ना, म्यूजियम है, इस टाइप का सर्वे भी किया जाता था। बॉटनिकल सर्वेस मतलब कि कौन कौन से प्रजाति के पेड़ आपके आसपास लगे हुए हैं, नीम का, आम का, बबूल का, है ना, तुलसी, ये सब चीजें। जूलॉजिकल मतलब एनिमल, गाय भैंस बकरी भेड़, किस किस ने क्या पाला हुआ है, ये सब चीजें सारी की सारी हमारी सेंसस में काउंट होती थी। ठीक है, आगे देखिए, अगर हमने देखिए बॉटनी बॉटना क्या था, बॉटनिलॉजिकल सर्वे यही था ना, हाँ सॉरी बॉटेनिकल सर्वे। तो जब जूलॉजिकल और बॉटनिकल सर्वे होता था तो जूलॉजी में तो एनिमल को देखते थे और बॉटनिकल में क्या देखते थे हम लोग, प्लांट को। तो यहाँ पे एक प्लांट का मैंने एग्जांपल लिया हुआ, अ कस्टर्ड एप्पल प्लांट। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल प्लांट देखिए यहाँ पे। तो इन 1770 बॉटनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश collected plant specimen and information about their uses. Local artists were asked to draw picture of these specimen. Historians are now looking, देखो पहले ये समझ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ जो लोकल वहाँ के जो लोग थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस पिक्चर को ड्रॉ किया, क्योंकि जब एक तरह से जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस प्लांट की खोज की थी, वही यहाँ पे लेकर आए थे, एप्पल कस्टर्ड एप्पल प्लांट। ठीक है, तो उन्होंने इस पिक्चर को बनाया और ये बताने की कोशिश की कि उस टाइम पे ये प्लांट हमारे यहाँ का नहीं था, वो लोग यहाँ पर लेकर आए इसको। ठीक है, ये बताने के लिए, है ना। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे सच इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड बाय सॉरी एंड व्हाट दिस इंफॉर्मेशन रिवील अबाउट द नेचर ऑफ द कॉलोनियलिज्म। देखो कह रहे हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा इस चीज को मानते हैं कि ये चीज कब आई, है ना, कहाँ से आई। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, हाउ, व्हेन एंड वेयर, है ना। तो वो इस चीज को मानेंगे कि भाई जो कॉलोनी जब हम थे तो हमारे यहाँ कौन कौन सी चीजें आई, है ना, कौन कौन सी चीजें टच में थी। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन रिवील्स, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली हमें और किस इतिहासकार ने ये इसको डायग्राम को बनाया कि वो चीज ऐसी हुआ करती थी और वो कहाँ से आई थी, कब आई थी। सबसे बड़ा मुद्दा डेट्स का है, तो डेट्स को लेकर ये प्रॉपर चैप्टर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनल खत्म है हमारा चैप्टर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, 8th क्लास खत्म है। नेक्स्ट हम लोग 7th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।